हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है साझेदारी खाता यानी नए साझेदार का प्रवेश। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी भी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से किसी व्यक्ति को साझेदार किस धारा के अंतर्गत बनाया जाता है? तो इसका आंसर है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब पुराने साझेदार नए साझेदार को न्यूनतम लाभ देने का वचन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यूनतम लाभ की गारंटी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि से किस खाते को क्रेडिट करेंगे? तो इसका आंसर है रोकड़ खाते को। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को किस अनुपात में बांटी जाएगी? तो इसका आंसर है पुराने लाभ हानि अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में लाभ का शेष दिया है तो उसे किस खाते में हस्तांतरित करेंगे? तो इसका आंसर है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो अभी तक पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है तो उसका लेखा कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो ख्याति खाता कैसे खोला जाएगा? तो इसका आंसर है पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट करके। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवेश के समय यदि पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ प्रदर्शित करता है तो इसे किस खाते में धनी किया जाएगा? तो इसका आंसर है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवितरित लाभ को कौन बांटता है? तो इसका आंसर है पुराने साझेदार बांटते हैं आपस में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी में दायित्वों का मूल्य कम होने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर है लाभ यानी प्रॉफिट होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश के समय किस खाते में संपत्ति व दायित्वों का पुनर्समायोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाते में यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारों को पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर क्या जनरल प्रविष्टि होगी? तो इसका आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा दायित्व दिखाने पर जो अभी तक चिट्ठे में नहीं दिखाया गया है उसे कहाँ दिखाया जाएगा? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष की तरफ दिखाया जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे किस खाते में प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो पुस्तकों में उसकी जनरल प्रविष्टि क्या करते हैं?
तो इसका आंसर है बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे एकीकरण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है लाभ हानि में बराबर का हिस्सा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है। तो इसका आंसर है साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृति की जा सकने वाली ब्याज की दर क्या होगी? तो इसका आंसर है 6% होगी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण कराना आवश्यक नहीं होता है, वह अपने मन के ऊपर होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का प्रावधान किस में दिया गया है? तो इसका आंसर है कंपनीज अधिनियम में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोखिम पूंजी का अर्थ किससे लगाया जाता है? तो इसका आंसर है समता अंश पूंजी से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों का पंजीकरण किसके अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर है सहकारी अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाबालिग एक फर्म के साझेदार के रूप में प्रवेश कर सकता है क्या प्राप्त करने के लिए? तो इसका आंसर है लाभ का अंश प्राप्त करने के लिए, यानी वो लाभ मत का साझेदार होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसी साझेदार द्वारा फर्म को बाउंड करने का अधिकार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है गर्भित या निहित अधिकार कहलाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन किससे करती है? तो इसका आंसर है पूंजी संचय से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधित अधिनियम के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है? तो इसका आंसर है कंपनीज अधिनियम 2013 के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है नए व पुराने साझेदारों के हितों के संरक्षण व लाभ के लिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो फर्म से उसे किस दर से ब्याज मिलेगा या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है 6% की दर से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को क्या देना होता है? तो इसका आंसर है अपने हिस्से की पूंजी व ख्याति की राशि देनी होती है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।